Hello students, welcome to class 11th and today we are discuss about returns to a factor or a law of variable proportion. In the previous videos we have learned the TP, AP, MP and the major concept of the law of variable proportion. So first we have to learn that what is the law of variable proportion. लेट्स सी व्हेन ओनली वन फैक्टर इज इंक्रीज्ड, जब किसी एक फैक्टर को इंक्रीज किया जाए और इंक्रीज किया जाएगा इट मीन्स वो चेंज होगा तो वो वेरिएबल फैक्टर होगा. कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, और अगर अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए यानी बाकी फैक्टर्स जो हैं किसी एक फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर, कोई एक फैक्टर वेरिएबल लिया जाए और बाकी सारे जो फैक्टर्स हों वो फिक्स्ड फैक्टर्स हों, द रिजल्टेंट चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड रिटर्न्स टू अ फैक्टर. तो जो भी चेंज आता है उसे हम कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर. मीन्स फैक्टर्स को यूज़ करके हमको क्या रिटर्न मिला. तो जब किसी एक फैक्टर को वेरिएबल और अदर फैक्टर्स को फिक्स्ड रखा जाए तो रिजल्टेंट चेंज जो मिलता है हमें उसे हम कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ये होता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अब हम बात करते हैं इसका एक अदर जो मीनिंग है वो देखिए. रिटर्न्स टू अ फैक्टर का मतलब होता है चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि टीपी और एमपी में चेंज होना व्हेन द एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब किसी एक वेरिएबल फैक्टर की एडिशनल यूनिट का यूज़ किया जाता है. व्हेन किसी एक एडिशनल फैक्टर की एडिशनल वेरिएबल फैक्टर की यूनिट का यूज़ किया जाता है तो उससे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. जब किसी एक वेरिएबल फैक्टर की एडिशनल यूनिट का चेंज किया जाता है और वो फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ वर्क करता है तो टीपी और एमपी पर जो इफेक्ट पड़ता है उसे ही हम रिटर्न्स टू अ फैक्टर कहते हैं. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को टोटल प्रोडक्ट के बिहाफ में देखें तो लेट्स सी द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर्स are employed or applied with the given quantity of fixed factor. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट करता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स, यानी कि जब एक या एक से ज़्यादा जो यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर की उन्हें एम्प्लॉयड किया जाता है या लगाई जाती हैं विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर्स की क्वांटिटी के साथ, इनिशियली द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. तो टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, यानी कि जब हम वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं और उसे फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ यूज़ करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से. यानी कि जिस रेशियो में हम फैक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं उससे ज़्यादा रेशियो में फैक्टर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है एट इनिशियली स्टार्टिंग में. लेकिन जैसे जैसे हम उसी रेशियो में फिक्स वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हैं, स्टार्टिंग में तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से और फिर वो इंक्रीज होने लगता है डिक्रीजिंग रेट से, देन ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है और फाइनली डिक्लाइन होने लगता है. तो इसका डायग्राम हम आपको पहले भी बता चुके थे. ये देखिए ये जो टीपी का डायग्राम है, देखिए स्टार्टिंग में ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद ये डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होने लगता है और फिर एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाता है और आफ्टर दैट अगर इंक्रीज किया जा रहा है यूनिट्स को तो ये डिक्रीज होने लगता है. तो ये है हमारा टीपी का डायग्राम जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन द टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट के टर्म्स में ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था. नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन द टर्म्स ऑफ एमपी और एमपीपी, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्ट के बिहाफ में अगर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को देखें तो उसको क्या स्टेट करता है, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है जब जो एडिशनल यूनिट्स है वेरिएबल फैक्टर्स की वो यूज़ की जाती हैं. तो देखिए द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इफ मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर की यूज़ होती हैं विद द गिवन क्वांटिटी, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर्स की गिवन क्वांटिटी के साथ, तो स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट्स जो है वो इंक्रीज होता है. स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, उसके बाद ये डिक्रीज टू ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो हो जाता है बट रिमेन्स पॉजिटिव, लेकिन फिर भी पॉजिटिव होता है. फाइनली वाइल डिक्लाइनिंग इट्स नेगेटिव,
और उसके बाद भी अगर जो यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर्स की उन्हें इंक्रीज़ किया जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाता है। मीन्स स्टार्टिंग में इंक्रीज़ होता है, ऊपर ऊपर चढ़ता है ऐसे, फिर एक बार ज़ीरो हो जाता है, ऐसे ऊपर से चढ़ता हुआ डिक्रीज़ होता है, फिर ये ज़ीरो हो जाता है और उसके बाद ये नेगेटिव पहुंच जाता है। इसका डायग्राम अगर हम देखें तो ये देखिए, ये इसका डायग्राम है कि स्टार्टिंग में ये देखिए एमपी स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हो रहा है, फिर एक जगह ये मैक्सिमम हुआ और फिर उसके बाद ये डिक्रीज़ होने लगता है, और ये जब डिक्रीज़ होता है तो डिक्रीज़ होते हुए ये ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। देखिए पॉइंट डी पर ये ज़ीरो है, और उसके बाद भी अगर हम वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स को इंक्रीज़ करते हैं तो ये नेगेटिव पहुंच जाता है। तो ये था हमारा एमपी का शेप। तो ये समझ में आ गया होगा आप सभी को कि स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हो रहा है तो ये उल्टे यू का शेप बनाता है। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट के। तो दोनों चीज़ें हमने देखी कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट यानी टीपी और एमपी दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं। टीपी जो है वो स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है, देन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है, आफ्टर दैट ये मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद डिक्लाइन होने लग जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मार्जिनल प्रोडक्ट की, स्टार्टिंग में ये इंक्रीज़ होता है, देन मैक्सिमम होता है, उसके बाद डिक्रीज़ होने लगता है और ज़ीरो पर पहुंच जाता है, फिर ये लेकिन पॉजिटिव ही रहता है। उसके बाद भी अगर वेरिएबल फैक्टर्स का यूज़ किया जाए तो ये नेगेटिव पहुंच जाता है। ये हमारा हो गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बिहाफ में। अब हम इसकी एजम्पशंस देखते हैं कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई होंगी। लेट्स सी, द फर्स्ट assumption is the state of technology is given and remain constant। देखिए फर्स्ट assumption जो है वो ये है कि जो भी प्रोडक्शन के लिए जिस भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है वो गिवन होनी चाहिए और रिमेन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट रहनी चाहिए। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी गिवन होनी चाहिए और रिमेन्स कांस्टेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट अगर रहेगी टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो दी गई है वो कांस्टेंट रहेगी तो जो वेरिएबल फैक्टर का जो चेंजेस हैं वो दिखाई देंगे। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। वन फैक्टर इज वेरिएबल एंड अदर्स आर फिक्स्ड, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में फर्स्ट जो डिमांड है या फर्स्ट जो कंडीशन है वो यही है कि एक फैक्टर वेरिएबल होगा और बाकी सभी जो फैक्टर्स होंगे वो फिक्स्ड होंगे, और एक वेरिएबल फैक्टर का अदर फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ प्रोपोर्शन लगाया जाएगा और उसी के रिटर्न्स टू जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज किए जाएंगे। सो फर्स्ट हो गया हमारा टेक्नोलॉजी बिल्कुल रिमेन कांस्टेंट रहनी चाहिए, और दूसरा एक वेरिएबल फैक्टर होना चाहिए और अदर फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स होने चाहिए। ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जितनी भी यूनिट्स हैं वेरिएबल फैक्टर्स की, आर आइडेंटिकल एंड इक्वली एफिशिएंट। हर वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट्स हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए और इक्वली एफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत छोटी छोटी यूनिट्स का हम यूज़ कर रहे हों या फिर बहुत ही बड़ी बड़ी यूनिट्स का हम यूज़ कर रहे हैं। एडिक्वेट और स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट्स जो है हमारा होना चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए और इक्वली एफिशिएंट, यानी कि सभी यूनिट से, यानी जैसे हमने यहाँ पर लेबर को लिया है वेरिएबल फैक्टर, तो हर जो लेबर है यानी हर पर्सन जो है वो इक्वली एफिशिएंट हो, यानी कि हर तरीके से इक्वली मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन दे सके और अपना मैक्सिमम दे, और सभी जो फैक्टर्स हैं वो क्या दें, अपने मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है उसको कर पाएँ। देयर इज़ अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये शॉर्ट रन में अप्लाई होता है। इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर को वेरिएबल रखा गया है, बाकी सभी फिक्स्ड हैं। अगर ये लॉन्ग रन में अप्लाई होता तो यहाँ पर सभी फैक्टर्स जो हैं वो वेरिएबल होते, फिर फिक्स्ड फैक्टर्स की नीड नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट एजम्पशन है हमारी, दैट इट इज़ पॉसिबल टू मेक चेंजेस इन द फैक्टर प्रोपोर्शन। फैक्टर के प्रोपोर्शन में आप चेंज कर सकते हैं। फैक्टर के प्रोपोर्शन में आप कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने वेरिएबल फैक्टर्स का इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली, जैसे पहले आप मान लीजिए फिक्स्ड फैक्टर तो 1 1 1 यूज़ हो रहा है मान लीजिए, और अगर वेरिएबल फैक्टर जो है उसके आप प्रोपोर्शन, उसकी आप क्वांटिटी इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली प्रोपोर्शन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे पहले 1:2 था, देन 1:3 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तो आप चेंजेस कर सकते हैं फैक्टर के प्रोपोर्शन में या रेशियो में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट परफेक्टली सब्स्टिट्यूट। प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं। जो फैक्टर्स के प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं वो कभी भी परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, यानी एक की जगह दूसरे का यूज़ किया जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। द लॉ रिलेटेड
क्योंकि देखिए जो भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो कि इंजीनियर है और दूसरा पर्सन जो है वो मैनुअल लेबर है, यानी कि जैसे गड्ढा खोदने वगैरह का काम करता है। अगर दोनों को एक दूसरे का काम दे दिया जाए तो दोनों ही एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकते, क्योंकि ना ही गड्ढा खोदने वाला जो पर्सन है, जो मैनुअल लेबर है, वो इंजीनियर का काम कर सकते हैं और ना ही इंजीनियर गड्ढा खोदने का काम कर सकता है। तो इस तरीके से तो अगर वो करेंगे भी तो कर तो सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है वो जो रिटर्न्स टू फैक्टर है वो उतना नहीं आएगा जितने आना चाहिए, जितना पहले आ रहा था। द लॉ, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होता है हर किसी का हर काम में, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होते। डिफरेंट फैक्टर्स को डिफरेंट मोटिव्स के लिए यूज़ किया जाता है। लॉ जो है वो फिजिकल प्रोडक्शन नॉट टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, लॉ रिलेट करता है हमारे फिजिकल प्रोडक्शन से। लॉ जो है ये हमारा वो फिजिकल प्रोडक्शन से रिलेट करता है, ना कि मॉनेटरी वैल्यू। यहाँ पर हम इसकी प्रोडक्शन कितना किया, कितने पैसे का किया, उससे हमें कितना फ़ायदा होगा, इसकी हम बात नहीं करते हैं। ये जो लॉ है ये फिजिकल प्रोडक्शन से, यानी कि फिजिकल प्रोडक्शन से यूज़ होता है और मॉनेटरी वैल्यू का इसमें कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये देख लेते हैं हम टेबल रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए, ये हमारी टेबल है जिसमें आपको फिक्स्ड फैक्टर्स गिवन है, फिक्स फैक्टर्स गिवन है जो कि लैंड लिया गया है, देन वेरिएबल फैक्टर गिवन है जो कि लेबर लिया गया है, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, देन रिटर्न्स कैसे हैं और उसे स्टेजेस क्या बनाई गई हैं। देखिए, फिक्स्ड फैक्टर्स हमने 111 लिया है और वेरिएबल फैक्टर की एक एक यूनिट्स जो है वो हम कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो उसके बाद जो टोटल प्रोडक्ट है वो देखिए 5, 15, 30, 40, 45, 40 एंड 30। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बताया था कि स्टार्टिंग में जो टोटल प्रोडक्ट है वो कैसे इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से। देखिए पहले यहाँ पर 10 से इंक्रीज हो रहा है, देन 15 से इंक्रीज हो रहा है। तो स्टार्टिंग में जो टोटल प्रोडक्ट है वो कैसे इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होने लगता है। जैसे देखिए पहले फिर 10 इंक्रीज हुआ, फिर 5 इंक्रीज हुआ, फिर 0 इंक्रीज हुआ और एक जगह जाके ये मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद डिक्लाइन होने लगता है। तो ये हम पहले भी मैप के ये डायग्राम के थ्रू भी हम कर चुके हैं। और सेम ऐसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है, फिर एक जगह मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद डिक्रीज होके 0 हो जाता है और उसके बाद ये नेगेटिव पे पहुंच जाता है 0 के बाद। तो ये हमारा टीपी और एमपी था। इसका डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं कि टीपी देखिए स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, देन डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया एक जगह पे, फिर डिक्रीज हो गया। ऐसे ही एमपी स्टार्टिंग में जो एमपी है, एमपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, आफ्टर दैट ये मैक्सिमम हो जाता है और फिर ये डिक्रीज होने लगता है और डिक्रीज होते हुए ये 0 हो जाता है, 0 के बाद ये नेगेटिव में पहुंच जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए आप स्टार्टिंग में रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर में देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज को हमने यहाँ पर माना है जहाँ तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट स्टेज हमने क्या मानी है, जहाँ पर टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर टीपी भी इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीजिंग रेट से। तो इस रेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि ये जो स्टेज है इसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि यहाँ पर जितने भी रिटर्न्स हैं यानी जो भी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो स्टार्ट होती है जहाँ पर टीपी मैक्सिमम है, उसके बाद जहाँ पर टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना खत्म हो जाता है और डिक्रीजिंग रेट से स्टार्ट होता है और वहाँ तक जहाँ पर टीपी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ तक ये हमारी, यहाँ पर टीपी इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, लेकिन एमपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। इसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और आफ्टर दैट जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में दोनों ही टीपी भी डिक्रीज हो रहा है और एमपी नेगेटिव हो चुका है, इसे कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। इसे नेगेटिव रिटर्न्स की स्टेज कहा जाता है। मैप के थ्रू, डायग्राम के थ्रू हम ये देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेज जो है हमारी वो देखिए आप, फर्स्ट स्टेज जहाँ पर टीपी तो एमपी तो मैक्सिमम है और टीपी जहाँ पर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, वहाँ तक ये जो स्टेज है ये फर्स्ट स्टेज है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। आफ्टर दैट इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से, यानी जहाँ से टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ से, और टीपी जहाँ पर मैक्सिमम है, जहाँ टीपी मैक्सिमम होता है वहाँ पर एमपी 0 होता है। टीपी जहाँ मैक्सिमम होता है वहाँ एमपी 0 होता है। आफ्टर दैट
जहाँ पर टीपी डिक्रीज होता है वहाँ पर ये मैक्सिमम होता है। आफ्टर दैट अगर हम देखें तो जो थर्ड स्टेज ऑफ रिटर्न्स है दैट इज टीपी भी इंक्रीज हो रहा है और एमपी नेगेटिव हो चुका है, इसे कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये था हमारा स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स तक, ये मैप हम कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट दैट इन विच स्टेट द प्रोड्यूसर शुड डू द प्रोडक्शन, किस स्टेज में जो प्रोडक्शन है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए प्रोड्यूसर को, और किस स्टेज में जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट में रह सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। सो रीड दिस केयरफुली एंड प्रैक्टिस ऑफ डायग्राम्स ऑल्सो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।